नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपके दोस्त और कोच राज। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एसएससी ने जो सब लोगों को शॉक किया है, तो उस हिसाब से जो हमारी नई स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो देखिए, जैसा अभी आपको पता है कि आपके लिए बस 80 डेज बच रहे हैं एग्ज़ाम को लेके मोटा मोटी, ठीक है। तो अब हम अपनी तैयारी 80 डेज के हिसाब से करेंगे। देखिए, एसएससी ने पहले कैलेंडर जो रिलीज़ किया था उसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम्स नवंबर दिसंबर में होने थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि एग्ज़ाम्स प्रीपोन हो गए हैं, ठीक है। होपफुली मे भी, मेरे को जहाँ तक ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम्स के कैलेंडर में थोड़ा सा एक रिवाइज आएगा, क्योंकि सारे डेट्स टेंटेटिव हैं, वेंडर भी फाइनल नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम्स का डेट आगे पीछे हो सकता है, बट जब तक कुछ ऐसा कुछ बताता नहीं है तब तक हमें 80 डेज़ ही मान के चलेंगे। 80 डेज़ में ही हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको अब एग्ज़ाम 80 डेज़ में कैसे निकालना है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन क्या रहनी चाहिए, मॉक टेस्ट कब से लगाना है, फ्रेशर्स के लिए क्या होना चाहिए, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। रिवीजन कब से स्टार्ट करना है ना, ठीक है। तो जीएस कैसे पढ़ना है, नए लोगों को कैसे पढ़ना है, पुराने लोगों को जीएस कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको कब से लगाना है, ठीक है। इस सब चीज़ों की बात करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। आपको साथ में स्किल कैसे लेके चलना है, क्योंकि हम स्किल की तैयारी छोड़ नहीं सकते। हो सकता है कि एसएससी इस बार स्किल में ज़्यादा टाइम नहीं दे। जो एसएससी ने अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज किया है उसमें उन्होंने जो स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए 4 से 5 दिन दिए हैं, ठीक है। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, टीसीएस जैसा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, इसलिए सारे इस एग्ज़ाम्स के डेट इतने एलेबरेट टाइम में हो रहे हैं। बट मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको स्किल में टाइम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आज तक एसएससी के हिस्ट्री में कभी भी स्किल और प्रीलिम्स एक साथ नहीं हुआ है। तो जैसा मेरा मानना है कि आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। आई होप उसका क्या मतलब है वो एसएससी बाद में क्लैरिफाई करेगी, बट ठीक है। अभी चीज़ें काफ़ी टेंटेटिव है, धीरे धीरे और भी चीज़ें पता चलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो अभी वेंडर के बारे में जो पता चल पा रहा है कि एडिक्वेटी एक नाम की जो कंपनी है वो ही एसएससी का जो वेंडर के रेस में सबसे आगे है। तो ठीक है, देखते हैं वो फाइनल होता है नहीं होता है, क्या होती है चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे क्लियर होगी, एसएससी भी क्लियर करेगी, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ के माध्यम से भी क्लियर होगी। तो चलिए हम अपने प्रिपरेशन को देखते हैं कि इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है हमें लास्ट 80 डेज़ के लिए, और हमें रिविजन्स बैलेंस स्टडी रूटीन कि हमारा बैलेंस भी ना बिगड़े स्किल और प्री को लेके, साथ ही साथ जो हमें रिवीजन भी टाइमली कर पाए, मॉक टेस्ट भी टाइमली लगा पाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ को लेके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, उन लोगों के बारे में जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रखा है, जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, उनको 80 डेज़ में लास्ट कैसे प्रिपरेशन रखनी है। साथ ही साथ उन लोगों की बात करेंगे, पैरेलली उन लोगों की भी बात करेंगे जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं उन लोगों की बात कर लेता हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी अपना एक बार प्रिपरेशन कर रखा है। उनको क्या करना है कि अब सिर्फ रिवीजन करना है टॉपिक्स को। क्या करना है, दे नीड टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स व्हाट दे हैव लर्न, ठीक है। उनको रिवीजन स्टार्ट कर देनी है कि उन्होंने जो भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब पैरेलली उनको क्या करना है कि दे शुड स्टार्ट न्यू टॉपिक विच दे हैव नॉट रेड इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जो उनकी टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में जो बच गई थी, ठीक है, जो किसी भी कारण की वजह से जो पिछले साल आप नहीं कर पाए थे, आपको धीरे धीरे उन टॉपिक्स को भी करना है, ठीक है। एट द सेम टाइम फ्रेशर्स को क्या करना है कि जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा था कि आपको 2 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है। क्योंकि देखिए, हम लोग प्रिपेयर हो रहे थे दिसंबर के लिए, तो दिसंबर तक की स्ट्रैटेजी कुछ और थी। अब जो स्ट्रैटेजी अगस्त की है, क्योंकि 80 दिन बच रहे हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी कुछ और होगी, ठीक है। तो उनको क्या करना, जो फ्रेशर्स हैं उनको देखिए 2 सब्जेक्ट से बिगनिंग में स्टार्ट करना है। उनको सबसे पहले जो स्टार्ट करना है इजी टॉपिक्स जैसे रीजनिंग और इंग्लिश से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो सबसे हाई है और ये जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इंग्लिश को जो कंप्लीट करना है वो मैक्सिमम आपको 30 to 40 डेज में कंप्लीट कर लेना है। और 2 सब्जेक्ट की मैंने बात की थी स्टार्ट करने के लिए, तो दूसरा सब्जेक्ट आपको क्या स्टार्ट करना है, आपको साइमल्टेनियसली इंग्लिश को स्टार्ट करना है, ठीक है। समझ में आया।
तो इसके बाद जो पुराने लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है, उनको रीजनिंग की कैसे तैयारी करनी है कि रीजनिंग को आपको अब क्या करना है, नया चीज़ आपने तो ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। देखिए रीजनिंग के लिए मैं मानता हूँ कि देखिए कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करके आप रीजनिंग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, 45-47 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और फ्रेशर्स के लिए तो आप क्या करेंगे, फ्रेशर्स को क्या करना है कि वंस दे कंप्लीटेड रीजनिंग, ठीक है, आपको क्या करना है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पे भी आपको बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मैंने बता रखा था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करना है। रीजनिंग आपका जैसे 30 से 40 दिन में रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको भी क्या करना है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो आपकी जो इंग्लिश की जो स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी कि आपको सबसे पहले जो क्या करना है, जो पुराने लोग हैं उनको क्या करना है कि आपको रिवाइज करना है जो रूल्स आपने पढ़ रखे थे एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, ठीक है। इसको करने से क्या होगा कि देखिए आपको भी पता है कि जो ये जो पोर्शन है वो सबसे इजी पोर्शन है, स्कोरिंग पोर्शन है। इसमें क्या होता है कि कुछ लिमिटेड रूल्स है, उसको आप याद रख के आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। साथ ही साथ आपको जब एक्टिव पैसिव आप रिवाइज कर लेते हैं, आपको क्या करना है, रिवाइज करना है वोकैबुलरीज, ठीक है। वोकैबुलरीज में एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, ये आपको रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इनकी रिवीजन जल्दी खत्म कर लेनी, क्यों, क्योंकि आप जैसे इनकी रिवीजन जल्दी करेंगे आप फिर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका एक्टिव, पैसिव और एंटोनियम्स, साइनोनियम्स, वोकैब्स जिसको कहते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको स्टार्ट करना ग्रामर पोर्शन से, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी लिमिट एरर डिटेक्शन के ही सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो थोड़ा कम है, तो हमें पहले वो टॉपिक्स को कर लेना जहाँ से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो जनरली अब इंग्लिश के लिए बुक्स की बात कर ले, तो देखिए मैं पर्सनली मैंने कभी कोई वोकैब्स के लिए बुक परचेज नहीं किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान में, और मैंने बिना बुक कोई परचेज किए वोकैब्स के मैं जो स्कोर कर पाया 174 मार्क्स मैंने खुद स्कोर किए थे, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अपने मार्कशीट वगैरह भी मैंने दिखा रखे हैं, ठीक है। तो आपको देखना है मेरी मार्कशीट और प्रीवियस वीडियो मेरे जाके आप उस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली देखिए अब क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है तो हमारी स्ट्रैटेजी अभी बिल्कुल थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है। तो आप क्योंकि टाइम कम है तो टाइम को सेव करते हुए आपको क्या करना है, वोकैब को ब्लैक बुक से कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो अगर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो कंपाइलेशंस अगर है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी आप अपनी वोकैब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर के लिए आप बुक जो देख सकते हैं, प्लेन टू पैरामाउंट, केडी कैंपस, नीतू मैम की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। इंग्लिश विद गोपाल वर्मा, ये भी गोपाल सर की बुक है इंग्लिश की, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आई हैव नेवर परचेज ब्लैक बुक, मैंने आपको पहले ही बता रखा, मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान में कभी ब्लैक बुक को परचेज नहीं किया, बट क्यों, क्योंकि अभी टाइम कम है, ठीक है। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की तो मैं 250 से 300 सेट्स मैंने खुद लगा लिए थे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। चाहे वो एसएससी सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो, एमटीएस के हो, मैंने कोई ऐसा सेट तो नहीं था जो मैंने छोड़ा हो, तो वहाँ से मुझे इतने ही वोकैब्स मिल गए थे, तो मुझे ब्लैक बुक की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ से मुझे 2500-3000 वोकैब्स मिल गए थे, ठीक है। क्योंकि एसएससी जो 60 शिफ्टों में जो एग्जाम्स करवाती है वो एक खुद ही एक बुक बन जाएगी अगर आप प्रीवियस ईयर की करेंगे तो, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे सब उन नए बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा क्या कि आपको सबसे पहले अभी टेंस खत्म करना है, सबसे पहले टेंस से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि बिना टेंस पढ़े आप एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर सकते, वॉइस और नरेशन आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते अगर आपकी टेंस क्लियर नहीं है। तो आप जैसे टेंस ईजी टॉपिक है, आप इसको रूल बेस्ड है तो आप जल्दी खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेंस खत्म करने के बाद क्या करेंगे, आप एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बिल्कुल लगा लेंगे। देखिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको जस्ट बताऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए ये है आपका जो सिलेबस है, ठीक है, ये रहा इंग्लिश का, हाँ ये देखिए ये इंग्लिश का आपको जैसा दिख पा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं उसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हैं इंग्लिश के, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किस टॉपिक से आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए वॉइस और नरेशन से जो वेटेज है इस टॉपिक का कितना, दोनों मिला के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको पहले टेंस खत्म करना, टेंस खत्म करने के बिना आप वॉइस नरेशन नहीं कर सकते हैं। तो आप टेंस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वॉइस और नरेशन को कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हो जाता है वो देखिए यहाँ पे ये इडियम्स एंड फ्रेजेस और यहाँ से साइनोनियम्स और एंटोनियम्स, देखिए ये तीनों पोर्शंस को मिला के 8 और 16, यहाँ से 20-25 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ जाते हैं। तो आपको नेक्स्ट फिर क्या करना है, आपको वोकैब्स कंप्लीट करना है। क्लियर है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप, मैं फिर से वहाँ पे आता हूँ, हाँ ठीक है। तो अब जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है टेंस, वॉइस
और नरेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से फिर आपको वोकेबलरीज स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और आपको देखिए जो टाइम देनी है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टेंस पढ़ने में, ये आप 5 दिनों से ज़्यादा ना दें, क्योंकि ये रूल बेस्ड है, ये जल्दी आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लगाना है। फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है वोकेबलरी से। तो वोकेबलरी से आपको क्या करना है, एंटोनियम, साइनोनियम्स और इडियम फ्रेजेस धीरे धीरे स्टार्ट करने हैं। और कितने करने हैं, कम से कम मिनिमम आपको 30 डेली करने, ईच एंटोनियम्स 30 करने हैं, साइनोनियम्स 30 करने, इडियम्स एंड फ्रेजेस 30 करने हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। पहले दिसंबर में एग्जाम होने वाला था, तो उस टाइम की स्ट्रेटजी कुछ और थी, उस समय मैंने कम बताया था, मैंने 10-20 बोला था। अब आपको 30 करने होंगे, क्योंकि वही चीज़ आपको 80 दिनों में करना है। उसके बाद क्या करना है, आप ग्रामर पोर्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं। बुक्स अगेन सेम, क्योंकि टाइम कम है तो आप ब्लैक बुक से आप कर सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। वोकैब्स के लिए, ठीक है। ग्रामर्स के लिए अगेन वही आप प्लिंटो पैरामाउंट, आप अच्छी बुक है, आप रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप गोपाल वर्मा की बुक को आप परचेज कर सकते हैं। दोनों में से जिसकी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप बुक्स के स्टॉल पे जाइए, आप थोड़े से बुक को उठा के देखिए, 2-4 पन्ना पढ़िए, जिसके लैंग्वेज आपको अच्छी लगी, इंटरैक्टिव जो ज़्यादा लगता है, आप उसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंग्लिश में, ठीक है, वो आप यहाँ से देख रहे हैं कि वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशंस और क्लोज टेस्ट। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है ना, इसको दोनों को इंक्लूड करके आप चलेंगे तो कभी कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं, 10 के अलावा 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं, या फिर क्लोज टेस्ट से कभी 20 से कभी 15 हो जाते हैं, ठीक है। तो यही ऐसा चलता है, दोनों 15-15 एवरेज, 3-3 क्लोज टेस्ट, 3 कॉम्प्रिहेंशंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और या फिर एसएससी को थोड़ा कम बेसिक करना रहता है तो क्लोज टेस्ट को थोड़ा 5 बढ़ा देगा, कॉम्प्रिहेंशन को 5 कम कर देता है, तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो दोनों मिला के जो लगभग आते हैं यहाँ से 30 क्वेश्चंस। अब मैं वोकैब्स को इसलिए मैं पहले करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बिना आपको वोकैब्स किए ये क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन आप बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सबको सबसे पहले क्या करना है, आपको टेंस से स्टार्ट करना है, देन फिर आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव करनी है। नेक्स्ट उसके बाद वोकैब्स करना है। क्यों? क्योंकि वोकैब्स के बिना आपकी कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये और भी हेल्प करेगा, आपके जो PQRS होते हैं, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वहाँ भी आपके काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जो पुराने लोग हैं और जो नए लोगों के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो जो सबसे बड़ा सिलेबस है और सबसे जो लिस्ट स्कोरिंग सिलेबस है वो है आपका GS का। तो इसको भी मैंने टॉपिक वाइज मैंने बांट दिया है। ये तो जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैंने पहले भी शेयर कर रखा है। जो पुराने जुड़े हुए लोग होंगे उनको पता होगा, आप जो नए लोग हैं वो जाके टेलीग्राम चैनल्स पे आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके और जनरल स्टडीज़ को मैंने टॉपिक वाइज मैंने कर रखा है कि एसएससी क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछती है। आप देख सकते हैं, देखिए जो इसमें जो ट्रेडिशनल जो पोर्शंस है, देखिए हिस्ट्री, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बट देखिए आपको यहाँ से पढ़ने के लिए पूरा टाइम लग जाएगा, हिस्ट्री बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे स्ट्रैटेजी के से देखिए मैंने सारे शिफ्ट्स का एनालिसिस किया है। इसमें से हर शिफ्ट में एवरेज जो स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आ रहे थे वो 16 से 17 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे थे। तो आप समझ रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए किसी भी एग्जाम में आप 20% ऑफ द सिलेबस को पढ़ के आप 80% मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी 20% मार्क्स को स्कोर करने के लिए आपको 80% सिलेबस को पढ़ना पड़ता है। तो देखिए हम वही स्मार्ट स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम 20% ऑफ द सिलेबस को पढ़ के 80% मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस जो बन रहे थे वो कहाँ से बन रहे थे, जो एसएससी ने पूछा था, जो इंपॉर्टेंट कहाँ थे, वो हर शिफ्ट में जो पूछे जा रहे थे वो चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर से थे क्वेश्चंस थे, ठीक है। फोक डांसेस एंड पर्सनालिटीज, देखिए यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा है एसएससी, ठीक है। कप्स एंड ट्रॉफीज, बुक्स एंड ऑथर्स, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। फिर टेम्पल, मॉक्स, मॉन्यूमेंट्स, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। पोर्ट्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, म्यूजिक, म्यूजिशियंस हो गया। देखिए सेंसस, देखिए सेंसस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी सेंसस न्यूज़ में भी था। तो मेरा मानना है कि आपको सेंसस टॉपिक को मिस नहीं करना है, ठीक है। अगेन गेम्स है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बने हैं। रिलीजन, रोड, हाईवेज, तो यहाँ से देखिए एसएसटी, तो यहाँ से स्टैटिक जीके में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनेगा वो आपका बनेगा आपका डिफेंस इक्विपमेंट से। क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली हम इंगेज किए हैं वार में पाकिस्तान के साथ, और जो सारे S-400 हो गया, ठीक है, बैरक मिसाइल्स हो गई, तो ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। स्कैल्प मिसाइल्स हो गया, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। तो मैं कहूँगा कि आप इसको भी मिस ना करेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखी है, तो आप जाके देखिए। स्टैटिक जीके पे मैंने जो सेंसस की जो टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है, मैंने इतना डिटेल में और एलिबरेट तरीके से पढ़ाया कि आपको
पूरे यूट्यूब पे उतने एलेबोरेट तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर जाकर सेंसस टॉपिक को एक बार एक्सप्लोर करें चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो ये देखिए आपको समझ में आ रहा हो कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैंने एनालिसिस करके रख दिया। आप भी देखेंगे इसको, तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं पहले आपको उसको करना है। तो वंस यू हैव कंप्लीटेड द स्ट्रैटेजी के पोर्शन, आपको देन स्विच करना पॉलिटी में। देखिए पॉलिटी में अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि ये छोटा टॉपिक है और यहाँ से मार्क्स इजिली स्कोर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर टाइम बचता है तो फिर आप ज्योग्राफी कर लेंगे, और जिनका साइंस बैकग्राउंड है तो उनकी तो ये अच्छी होगी, तो ये उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, और जिनका नॉन साइंस बैकग्राउंड है मैं उनको बोलूँगा कि जो बायोलॉजी से जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है, ठीक है, जैसे हो गया डिजीज़ हो गया, ठीक है, वाइटामिन्स वाले सेक्शंस हो गया, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले आप कर लीजिएगा। बाकी पूरा बायोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अभी उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो पुराने लोग हैं जिनके टॉपिक जो बच रही है वो कर सकते हैं, बट नए लोग आपको कैसे स्टार्ट करना है, पहले आपको स्ट्रैटेजी के करना है, नेक्स्ट दिन पॉलिटी करना है, ठीक है। फिर आपको अगर साइंस बैकग्राउंड है तो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप करंट अफेयर्स को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो वापस से हम वहाँ पे पहुँचते हैं कि अब हमने जीके को कैसे करना है, जीएस को, कि स्टार्ट जो पुराने लोग हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। स्टार्ट रिवीजन ऑफ स्ट्रैटेजी के फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है आपको, स्ट्रैटेजी का रिवीजन करना है। देन रिवाइज आपको क्या करना है, पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी, और देन फिर हिस्ट्री पे जाना है, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन जो करंट अफेयर्स है वो आपको कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको जो स्टार्ट करना है जुलाई महीने में पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। और कब से कब तक पढ़ना है आपको, पिछले साल की मार्च जो है 2024 से आपको स्टार्ट करना है, और अप्रैल या मई तक ये 25 होगा, ये 25 तक ही आपको करना है, ठीक है। इससे आगे की आप नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एसएससी जनरली 2 से 3 महीने पीछे से पहले से पूछता है, ठीक है। लास्ट के 2-3 महीने के वो नहीं पूछता है, ठीक है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था कि डू फोकस ऑन डिफेंस इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, ठीक है। इस पर करना सेंसस, क्योंकि ये अभी सेंसस कंडक्ट करवाने वाली है गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों को मिस नहीं करना। नेक्स्ट जो आपको बुक जो रेफर करना है, तो पहला बुक है आप क्रॉन पब्लिकेशन की जो बुक आती है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है काफ़ी। लूसेंट अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल जीके के पोर्शंस के लिए आप ये दोनों में से जो भी अच्छी बुक लगती है, जिनकी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है, आप उसको पढ़ के स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए जो बुक की मैं बात करूँ तो स्ट्रैटेजी की आपको अरिहंत से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉस्मोस पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। और बाकी मैंने जो अपने चैनल पर जो स्ट्रैटेजी का सीरीज स्टार्ट किया वो इतना एलोबरेट है, ठीक है, कि आप मैंने उसको 2-3 बुक को सबको निचोड़ के मैंने उसमें डाला है ताकि आपके क्वेश्चंस कहीं से न छूटे। नेक्स्ट है आपको करंट अफेयर्स कहाँ से करना है। आप देखिए स्पीडी की एक मैगजीन आती है, काफ़ी अच्छी मैगजीन है, उसको भी आप कर सकते हैं। घटना चक्र आता है, ठीक है। प्रतियोगिता मंत्रा की मैगजीन आती है, ठीक है। तो इन तीनों में से जिसकी आपको लैंग्वेज इंटरेक्टिवनेस जिसकी अच्छी लगती है आप वहाँ से कर सकते हैं। अगेन ये थे पुराने बच्चों के लिए। जो नए बच्चे उनको क्या करना है कि देखिए आपको सबसे पहले अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करनी है, ठीक है। देन आपको फिर पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी करना, और तब अगर समय बच गया तो ही हिस्ट्री करना है, ठीक है। अगेन आपको भी सेम क्या करना है, जुलाई से करंट अफेयर्स स्टार्ट करना है, क्योंकि तब तक सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। सेम चीज़ आपको वही काम करना है, फोकस करना है डिफेंस इक्विपमेंट, सेंसस पे आप कर सकते हैं। बुक अगेन सेम है जो मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे मॉक टेस्ट की, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको कब से लगाना है। तो देखिए जो मॉक टेस्ट जो आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से आपको लगाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे अच्छे से, करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी आप स्किल दिए हैं, आपकी पढ़ाई छूटी हुई होगी। तो बिना करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी को पढ़े आप अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपके मार्क्स आएंगे ही नहीं आएंगे। तो पहले आपको थोड़ा जून तक आपको कर लेना, सारे अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने, फिर आपको जुलाई से मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और भी एक ओनली बोर्ड की आती है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी 2-3 प्लेटफॉर्म है, आपको जो अच्छा लगता है आप वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें कि जो स्किल की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, ठीक है। तो देखिए स्किल की प्रिपरेशन आपको साथ में कैसे लेके चलना है कि तो जो मैगजीन में है, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांसक्रिप्शन डेली करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके जो मेन जो मेरिट डिसाइड करेगा वो प्रीलिम्स के मार्क्स करेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल आपको भी पता है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा स्किल पे नहीं देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि एक डिक्टेशन से ज़्यादा नहीं करना है दिन में।
जब एक बार एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास पूरा दिन है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेशर से के लिए अभी क्या करना है, जो अभी अभी बुक स्टार्ट की है तो उनको 2 से 3 महीने पहले क्या करना है, बुक अच्छे से जल्दी कंप्लीट करना है और उनको भी 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। जब आप उनकी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर देन आप उन ट्रांसक्रिप्शन पर स्विच कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन वो पहले 200 वर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर 400 वर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी आप स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो अभी मैं बताया आपको कि प्री और स्किल के साथ में प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपको लास्ट से 80 डेज में आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने भी आपको समझाया कि फ्रेशर्स और जो पुराने बच्चे हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, जीएस को कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, कब से लगाना है। ठीक है, तो अब मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, जो बेसिकली जो आपका जो टेस्ट सीरीज का जो मेन प्रायोरिटी होती है, फोकस होता है, वो टाइम मैनेजमेंट को ही लेके होता है। तो लास्ट के 1 महीने काफ़ी है आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, चलिए क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटे से इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। शॉर्टहैंड 24/7 रांची का टारगेट बैच स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपकी जो टारगेट रहेगी वो हम लोग लेके चलेंगे 160 प्लस के टारगेट लेके चलेंगे, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्लासेस ली जाएगी। राज सर यानी कि मैंने एसएससी के 3 वेरियस एग्जाम्स को 3 बार मैंने क्वालिफाई किया है। ऋषभ सर आपको पढ़ाएंगे जिनकी एक्सपीरियंस है शॉर्टहैंड और एग्जाम स्किल्स में। पल्लवी मैम भी पढ़ाएगी, उनको भी 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है शॉर्टहैंड और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारे कोर्सेज में क्या क्या ऑफर किया जाएगा, सबसे पहले हम आपके प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसकी रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करवाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपकी स्किल टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी शॉर्टहैंड की। ठीक है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब आपकी मॉक देने की बारी आएगी तो हम मॉक भी आपको देने में असिस्ट करेंगे कि मॉक कैसे देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम हॉल में। और एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, मेरी बात काफ़ी स्टूडेंट्स से हुई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से अपने मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बताया। उन्होंने बताया कि कैसे पैसे नहीं होने के कारण वो ऑफलाइन में इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो फ़ी की रेट है वो मैं बहुत ही कम करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, जब मैं यूट्यूब पे आया था तो मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना प्यार देंगे। तो 1 महीने के अंदर जो आप लोगों ने मुझ पे भरोसा और प्यार जताया है, मैं आप लोगों को वो वापस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि किन्हीं भी बच्चे का पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, हम लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ी को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने का फैसला लिया है। ऑफलाइन क्लासेस की जो फ़ी थी, जो पहले 1500 पर मंथ था, उसको हमने रिड्यूस करके 1000 पर मंथ कर दिया है। और जो 7000 थी, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती थी वन टाइम में, उसको हमने रिड्यूस करके 6000 कर दिया है टिल स्किल एग्जाम को। अगर आप वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6000 देने होंगे। इसकी वैलिडिटी टिल स्किल एग्जाम रहने वाली है, लगभग 1 साल मैं आपको इसी फी में पढ़ाऊंगा। और ऑनलाइन क्लासेस की भी फी हमने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, वो अगर आप मंथ बेसिस पे ज्वाइन करते हैं तो 1000 पर मंथ होने वाली है। और अगर आप वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट करना होगा 5000 टिल स्किल एग्जाम, जो कि वन टाइम में होने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको प्री और स्किल दोनों पढ़ाऊंगा। देखिए, जब मैं भी तैयारी करता था तो उस समय काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो पैसे के कारण अपना पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते थे। ठीक है, तो मैंने वो समय देखा है, उस समय तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो आज मेरे पास मौका है, उसी को ध्यान में रखते हुए, और किसी की भी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने फ़ी को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। ये वैलिड होने वाला है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए टिल 31 मई। उसके बाद ये फ़ी नॉर्मल हो जाएगी। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस के अपनी बेनिफिट है। उनको बेनिफिट क्या होने वाला है कि उन्हें मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। पर्सनलाइज्ड वो अपनी डाउट क्लियरिंग मेरे साथ कर सकते हैं। पीयर लर्निंग मिलेगी। पीयर लर्निंग में आपको अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ बैठ के सीखने का मौका मिलेगा। एग्जाम टाइप की फीलिंग आएगी आप लोग को, उनके साथ आप बैठेंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन में रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, फिजिकल स्टडी मटेरियल्स और मॉक टेस्ट इन सेंटर में भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। आप मॉक टेस्ट को सेंटर पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको लाइब्रेरी की फुल टाइम लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी वहाँ पे। ये तीनों चीज़ प्रीलिम्स,
स्किल और लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको 1000 पर मंथ की फी में आपको मिलने वाली है, और अगर आप वन टाइम में पेमेंट करेंगे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आपका 6000 ही होने वाला है। जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी एडवांटेज है, उनको लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप क्लासेस कहीं से भी कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, ठीक है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। तो जो रांची से है वो हमारे ब्रांच आके ऑफलाइन सेंटर पे इंक्वायरी जरूर करें, ठीक है। ये है हमारा फ़ोन नंबर और ये है एड्रेस, और जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस ना करें, ठीक है।